हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर एनालिसिस। साथियों, आज है 15 जुलाई 2020 और वार है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। हम आज का करंट अफेयर एनालिसिस की बात करेंगे विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए कब विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 7 जुलाई को, ऑप्शन सी 12 जुलाई को और ऑप्शन डी 30 जुलाई को। साथियों मेरे, मलाला यूसुफजई जो कि एक युवा कार्यकर्ता है यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है और ये मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। ऑप्शन सी राइट आंसर है 12 जुलाई को। साथियों मेरे, मलाला दिवस क्यों मनाया जाता है और है क्या मलाला दिवस जो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात की जाए कि मलाला दिवस है क्या, तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। और मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। साथियों, लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में उनके विचारों में उग्रता दिखाई दी और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की है जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर आई एम मलाला नामक पुस्तक की वह सहलेखिका भी है। साथियों, मलाला यूसुफजई को विभिन्न सम्मान मिले, उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले उनकी बात की जाए तो मलाला यूसुफजई जो हैं उनको पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में वो 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई, जिसे उन्होंने गोली लगने से पहले ही शुरू कर दिया था। इनके साथ मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला थी जो कि भारत से है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। साथ ही मलाला को कनाडा की मानव नागरिकता से भी नवाजा गया है, जिसके साथ वे कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य पुस्तक जिसका शीर्षक वी आर डिस्प्लेस्ड भी लिखी है, जो कि दुनिया भर में उनके घूमने और शरणार्थी शिविरों का अनुभव करने के उसके अनुभव का वर्णन करती है। तो साथियों, ये था हमारा कल का क्वेश्चन जिसका राइट आंसर, सिंपल सा राइट आंसर था ऑप्शन, क्या था ऑप्शन राइट आंसर का साहब, राइट आंसर का ऑप्शन था सी यानी कि 12 जुलाई। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाई की वजह दूसरों को मानते हैं, जब तक आप अपनी कठिनाइयों समस्याओं की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन संख्या 1 से। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। साथियों मेरे, रोको टोको नामक अभियान की जो शुरुआत की है वो की है मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। साथियों, रोको टोको अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं और इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। साथियों, इसके तहत क्या करेंगे, जिला कलेक्टर जो है वो चुने गए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मास्क बांटने का कार्य करेंगे। कलेक्टर इन संगठनों को मास्क बांटने के लिए उपयुक्त स्थान की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और इन संगठनों को क्रेडिट पर जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क भी प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2,
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। तो साथियों, मेरे वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो देश रहा है उसका नाम है अमेरिका। ऑप्शन ए राइट आंसर है अमेरिका। आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। साथियों, इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके साथ भारत का व्यापारिक अधिवेश है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक अंतर 2018-19 के 16.86 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019-20 में 17.42 बिलियन डॉलर हो गया है। इसका अतिरिक्त ताज़ा आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.08 बिलियन डॉलर से 2019-20 में 81.87 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से कौन से देश ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो साथियों, मेरे रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की ईरान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है ईरान। साथियों, ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग 400 मिलियन डॉलर धन का जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत को ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत आवागमन और परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में चाबहार जहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया कराने वाला था। समझौते के अंतर्गत भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए सारी सेवाएं, अधिरचना, कार्य और वित्तपोषण प्रदान करने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो साथियों, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से जिसे सम्मानित किया गया है वो राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य है। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। साथियों, इस वेबसाइट के बारे में बात की जाए, इस मोबाइल ऐप के बारे में बात की जाए तो इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान कराना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप पर यह सब जानकारी आम नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस पोर्टल द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कागज रहित और वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 10 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 15 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 20 बिलियन डॉलर। साथियों, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, इसके तहत गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 10 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 10 बिलियन डॉलर। साथियों, इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। साथियों, गूगल निवेश के निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
भारतीय भाषाओं तक किफ़ायती पहुंच। दूसरी है भारत के लिए विशिष्ट नए उत्पाद और सेवाओं को तैयार करना, व्यवसाय को सशक्त बनाना। और चौथी है स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? ऑप्शन ए 15 जुलाई को, ऑप्शन बी 20 जुलाई को, ऑप्शन सी 25 जुलाई को और ऑप्शन सी 30 जुलाई 2020 को। साथियों, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका विमोचन होगा 20 जुलाई 2020 को। ऑप्शन बी राइट आंसर है 20 जुलाई 2020 को। इस पुस्तक के बारे में चर्चा की जाए तो यह पुस्तक जो है, ये पुस्तक के लेखक के साहित्यकार कैरियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक की और बातें की जाए तो लुकिंग फॉर द रेनबो 2017, टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2070 और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की यह चौथी पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। साथियों, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान। तो साथियों, मेरे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से जो सम्मानित किया गया है वह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी आदि के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही वह पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। साथियों, इस पुरस्कार की बात की जाए, इस पुरस्कार की बात करें तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति और आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। इसके अलावा इसे उन व्यक्ति को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2003, ऑप्शन बी वर्ष 2009, ऑप्शन सी वर्ष 2013 और ऑप्शन डी वर्ष 2019। साथियों, मेरे गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी को वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है वर्ष 2019 और भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री मिला। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता था। नागीदास संघवी वर्ष 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षक थे। वे राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, आंद्रेजा डूडा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी जापान। तो आंद्रे डूडा, इन्हें जो राष्ट्रपति बनाया गया वो बनाया गया पोलैंड का। ऑप्शन ए राइट आंसर है पोलैंड। साथियों, आंद्रे डूडा ने पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सो मेयर रफाल्ड ट्राजाकोवस्की को हराया, जिन्हें 48.79% वोट मिले। आंद्रेजे डूडा ने वर्ष 2015 में पोलैंड का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ब्रोनिस्लाव कोमोरोवस्की को हराया था। ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो साथियों, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, दुनिया की सबसे बड़े रेलवे ने पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च जो पहुंचाई है वो पहुंचाई है बांग्लादेश को। ऑप्शन सी राइट आंसर है बांग्लादेश। विशेष ट्रेनों को देश की सीमाओं से परे पहली बार बांग्लादेश में बेनापोल शहर के लिए संचालित किया गया।
इससे पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किसान और व्यापारी सड़क मार्ग से सूखी मिर्ची को बांग्लादेश ले जा रहे थे, जो एक महंगी प्रक्रिया थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके का एनालिसिस। अब बात की जाए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के निम्न में से कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने? ऑप्शन ए रमेश पाटेकर, ऑप्शन बी पराग चिटनिस, ऑप्शन सी राजीव शुक्ला और ऑप्शन डी ओमकार पंडित। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम आपके उत्तर के लिए मन से विचलित हैं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते